बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्वेश्चन नंबर 16 से प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ पेपर of dimensions 4 by 13 is folded as shown in the diagram. Two rectangles are formed with areas P and Q where P is equal to 2Q. What is the value of X? अब यहाँ पर एक बार ये जो है रेक्टेंगल, इसको फोल्ड ऐसे किया गया है कि एक हिस्सा हमारे पास P बना है और एक हिस्सा हमारे पास Q बना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखें इसको प्रोसीड कैसे करें ये मैं बता देता हूँ। देखें सबसे पहले तो ये बात नोट करें कि ये एक स्क्वायर है और ये मुझे कैसे पता चला कि ये जो शेप है ये एक स्क्वायर है। वो इस तरीके से कि अगर हम नोट करें तो इसके अंदर एक चीज़ दी हुई है 45 डिग्रीज। ये 45 डिग्रीज ये शो कर रहा है। ऑब्वियसली ये तो 90 है, ठीक है। ऑब्वियसली रेक्टेंगल में तो सारे साइड्स क्या होती हैं, 90 डिग्री होती हैं। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, ये भी 45 के बराबर होगा। तो ये दो एंगल्स जो है वो बराबर हो गए, ठीक है। अगर ये 45 और 45 हैं तो इनके जो साइड्स होंगी ये भी सेम होंगी, यानी कि कैसा ट्राइंगल होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब अगर ये बात गौर से समझें कि अगर रेक्टेंगल के अंदर सामने वाली साइड सेम होती है, अगर ये ये साइड सेम है तो मैं कहूँगा इसके सामने वाली भी साइड उसी के बराबर होगी, और अगर ये सेम है तो इसी के सामने वाली भी बराबर होगी, यानी कि चारों साइड्स बराबर हो गई। अब चारों साइड्स बराबर तो हो गई, लेकिन इनकी लेंथ क्या है ये पता करनी है। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि इनकी लेंथ क्या होगी, तो वो हमारे पास गिवन है 4। क्या मतलब, अगर हम गौर से देखें तो ये वाली साइड तो 4 है, ठीक है। तो और ये वाली, ये तो रेक्टेंगल का ही पार्ट है, दैट मीन्स कि ये 4 होगी। और अगर ये 4 है तो दैट मीन्स ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। अभी हमने देखा कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, तो जाहिर सी बात है ऊपर भी क्या हो गया, ये 4 होगा। दूसरी बात यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि देयर आर टू रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड, यानी कि ये जो P है और ये Q है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल के एरियाज हैं, ठीक है। ये बात नोट करिएगा। अब अगर मैं एक चीज करूं, देखें अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाएगा। अब ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 13 आपके पास, विच इज 52। ये एरिया है रेक्टेंगल का। अब अगर यहाँ मैं देखूं, यहाँ मैं सारी चीजें इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पूरे डायग्राम की बात करूं तो इस पूरी डायग्राम के अंदर एक एरिया P के बराबर है, एक एरिया Q के बराबर है, और दूसरा बचा ये हमारे पास ये एरिया। अब ये एरिया जो है ये फोल्डेड है, ठीक है। फोल्डेड है दो ट्रायंगल्स के अंदर, यानी खोलेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि साइड्स को मल्टीप्लाई बाय साइड करके। तो दोनों साइड्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो बराबर होंगी 16 के। अब ये 16 तो इस स्क्वायर का एरिया है। जब ये स्क्वायर का एरिया प्लस हो जाएगा रिमेनिंग P और रिमेनिंग Q एरिया के, तो हमारा जो आंसर होगा वो टोटल रेक्टेंगल के बराबर आएगा। तो टोटल रेक्टेंगल का आंसर क्या है, 52 है। तो P प्लस Q प्लस 16 किसके बराबर आएगा, 52 के बराबर आएगा। इस 16 को उधर शिफ्ट कर दें तो P प्लस Q जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, P प्लस Q बराबर आ जाएगा 36 के। अब अगर हम एक और चीज नोट करें कि हमारे पास P और Q के दरमियान रिलेशन गिवन है, P इज इक्वल टू 2Q के बराबर है, ठीक है। अगर मैं P की जगह 2Q लिख दूं, यानी कि ये इस इक्वेशन की जगह P को रिप्लेस कर दूं 2Q से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2Q प्लस Q हो जाएगा, सही है। तो 2Q प्लस Q इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 3Q बन जाएगा ये, ठीक है। 3Q का आंसर हो जाएगा 36 के बराबर। अगर Q का आंसर निकालना है तो 36 को डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, और Q का आंसर आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, आपका Q का आंसर बन जाएगा 12। अच्छा, अब Q का आंसर अगर 12 है और P 2Q के बराबर है तो P का आंसर क्या होगा, P का आंसर 24 बन जाएगा। अब अगर गौर से इस बात को नोट करें, P का अगर आंसर 24 है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 24,
अब ये 24 एरिया है जिसके अंदर ये जो साइड है वो 4 के बराबर है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ये 4 है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि अगर मैं 4 और x को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एरिया जो है वो p के बराबर होगा, यानी कि 24 के बराबर होगा। और अगर x को पता करना है, वैल्यू ऑफ x पता करनी है, तो 4 को डिवाइड करवा दूं 24 से, तो मेरा आंसर बन गया 6। दैट मीन्स कि आंसर विल बी C। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अच्छा, देर आर 20 क्वेश्चंस इन अ क्विज। हमारे पास 20 सवाल मौजूद हैं, ठीक है, और इन 20 सवाल के अंदर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और कह रहे हैं कि हाँ, हर करेक्ट आंसर पे 7 मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट को। और मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ, फिर नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि अगर एक रॉन्ग हो जाता है तो 4 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे कि कैंगरू स्कीम देता है कि कैंगरू के अंदर अगर आप एक सही करें तो आपको कुछ पॉइंट्स प्लस मिलते हैं, और अगर गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अगर आप कोई आंसर ना स्कोर करें, कोई आंसर में फिल नहीं करें अपना ऑप्शन, तो आपका आंसर जो होगा वो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, यानी कि कोई आपकी नेगेटिव आंसर डिडक्टिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस में से मैं एक हिस्सा बना लेता हूँ, 20 में से कुछ जो है वो राइट होंगे, कुछ जो है वो रॉन्ग होंगे, और कुछ जो है वो उसने ब्लैंक छोड़ दिए। हमें पता करना है कि उसने कितने ब्लैंक छोड़े। अब हम एक एस्टिमेट लगाते हैं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल उसके सवाल जो है वो अच्छा, उसने कितने स्कोर किए हैं, उसने स्कोर किए 100 पॉइंट्स। अब अगर ये बात सोचें कि उसके जो करेक्ट आंसर्स होंगे, ठीक है, उसका उसका जो रिजल्ट होगा वो तो हमेशा क्या होगा, वो 100 से ज्यादा ही होगा। क्योंकि गलत जो होंगे, कुछ ना कुछ तो गलत होंगे, और कुछ ना कुछ गलत होने पर वो डिडक्ट होंगे। अगर मुझे 7 को उससे मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या हो जाए, इसका आंसर 100 से अबव हो जाए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? देखिए, 7 को 15 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 105। अगर मैं अज्यूम करूं कि उसके 15 सवाल सही हैं, ठीक है, और लेट से मैंने कहा एक सवाल गलत हो गया, तो 15 से बनता है उसका 105 स्कोर, एक आंसर गलत होने पर -4, और फिर फॉर एग्जाम्पल उसने 4 अगर छोड़ दिए तो बन जाएगा उसका आंसर 101। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आंसर हमें एग्जैक्ट 100 लेकर आना है। तो मैंने लेट से कह दिया कि अगर उसके हो जाएं 17 सही हो जाते हैं, ठीक है, मैंने कह दिया उसके 17 सही हो गए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि ये मेरा आंसर जो, हाँ 18, लेट्स सी मैंने कह दिया 18 सही हो गए। और ये मेरे जहन में इस वजह से आया कि मैंने इस बात को इस तरीके से सोचा कि अगर 18 सही होंगे तो देख सकते हैं। अच्छा, इवन में अगर हम जाते हैं तो इवन के अंदर -4 करेंगे तो इवन के अंदर माइनस होगा, और इवन में से इवन माइनस करते हैं तो ही आंसर आपका क्या आता है, इवन आंसर आता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं 18 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो 18 7 से आपका आंसर हो जाएगा 126। ये तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो एक छोटे नंबर पे जाते हैं, 16 पे जाते हैं। तो 7 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आंसर बनता है 112। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ सही जा रहे हैं हम। तो मैंने लेट से कह दिया कि अगर उसके 16 सही हुए, और अब गलत कितने होने चाहिए, 3 गलत होने चाहिए, लाजमी सी बात है। ठीक है, 3 गलत होंगे तो उसके कितने डिडक्ट हो जाएंगे, 12 डिडक्ट हो जाएंगे उसके पास से। और और कितने उसने छोड़ दिए, तो 16 + 3 19, उसने एक छोड़ दिया, तब जाके उसको 0 मिला। तो इसका मतलब है यहाँ पर उसका आंसर हो गया, उसका टोटल स्कोर हो गया 100। तो वी विल गो विद B1, यानी कि उसने एक छोड़ा है जरूर। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स सर्टेन, क्या कहते हैं आपको, जैसे बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पर रूम ज़्यादा नहीं है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, तो मैं इस सवाल को उठाकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक MS वर्ड पे वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो लेट मी गिव अ मिनट और फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जी, तो अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि हमें एक स्मॉलेस्ट एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एरिया गिवन है 1।
अब उससे हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि हमारा जो एच होगा, जो कि एक लेंथ है, वो क्या है। ये सवाल एक बहुत क्रिटिकल सवाल है और ये वाले सवाल को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कैडेट के लेवल पे एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था, और एटलीस्ट इसको अगर हम थोड़ा सा और सोच के करें तो ये अराउंड स्टूडेंट लेवल का क्वेश्चन है, या फिर आई थिंक कि ये आ सकता है अराउंड जूनियर लेवल पे, या ये कह लें कि यानी कि 11-12 में आ सकता है। अब यहाँ पर कह ये रहे हैं कि एक वन गिवन है आपको दिस साइड, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमें बताने कि क्या आपका आंसर क्या होगा इसमें। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, ये वन हो जाएगा आपके पास, ये भी वन हो जाएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी थिकनेस, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं जी। तो अब मैंने यहाँ पर इसको बना लिया है। अब देख लें इसके अंदर क्या क्या रहे हैं कि 5 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो अब वन जो है यहाँ पर एरिया गिवन है एक छोटे स्क्वायर्स का। मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से बना लिया। अब देखें ये जो है ये वन होगा, लाजमी सी बात है। एक स्क्वायर की जब भी दो जो साइड्स होती हैं वो वन वन होती हैं, ठीक है। अब अगर ये वन है, मैं अपनी तरफ से अजम्पशन कर रहा हूँ कि लेट्स से कि इसकी जो ये साइड होगी, अच्छा अब यह जाहिर सी बात है ये भी वन होगा और ये जो होगा ये भी वन होगा, ठीक है। क्योंकि एक स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर होती हैं। और वन कैसे आ सकता है एरिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करके ही आ सकता है। अब यहाँ पर लेट्स से मैंने कह दिया कि ये वाली जो स्क्वायर की साइड है वो है एक्स, ठीक है। अब गौर से अगर इसको देखें, अगर ये x है तो लाजमी सी बात है ये भी x होगा, ठीक है। और इस पूरे स्क्वायर का एरिया जो हो जाएगा, मैं इस एरियाज को कहाँ लिख रहा हूँ, मैं एरियाज को इधर लिख रहा हूँ। तो मैंने कह दिया इस स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें मैंने x किसको कहा, इस साइड को कहा है x, ठीक है। और इस साइड को मैंने x कहा है। अच्छा वन कहाँ है, वन यहाँ चारों तरफ है। इसी तरीके से मैंने कह दिया, अच्छा अब मैं यहाँ पर बड़े जो मैंने डायग्राम साइड पे बनाई है उसी पर ही मैं लेबलिंग कर रहा हूँ। अगर ये x है और ये 1 है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये पूरी जो साइड होगी, ये जो पूरी साइड है, ये पूरी साइड x+1 के बराबर होगी। तो मैंने कहा ये जो एरिया होगा ये x+1 होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखें x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1 क्या आ जाएगा, x+1 होल स्क्वायर आएगा। और x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1 ऐसे हुआ कि अगर ये x+1 है तो एक स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी, ये भी x+1 हो जाएगा, ये भी x+1 हो जाएगा, इसी सिमिलरली सारी साइड से x+1 हो जाएंगी। अब अगर गौर से बात देखें, ये साइड भी x+1 है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी साइड, कहाँ तक, ये यहाँ तक जो है वो x+1 के बराबर है। अगर ये मैं पूरा ले लूं तो ये बराबर होगा x+1+1, तो ये x+2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि x+2 का स्क्वायर कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा। ये पूरा हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। मैंने कह दिया लेट्स सी, ये इसकी साइड जो होगी वो x+2 हो जाएगी, क्योंकि x+2 मल्टीप्लाई बाय x+2 क्या होगा, x+2 होल स्क्वायर होगा। अब एक चीज और नोट करें कि यहाँ पर ये जो बड़ा स्क्वायर है, यहाँ पर सबसे बिगेस्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 के 5 स्क्वायर्स हैं, इनकी ये साइड 1 है, ये साइड x+2 है। तो टोटल क्या होगी, टोटल हो जाएगी x+3। तो ये वाला जो स्क्वायर होगा उसका एरिया होगा x+3 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये x+3 होल स्क्वायर होगा, दैट मीन्स कि ये साइड भी x+3 होगी और ये भी साइड x+3 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजें लेबल हो चुकी हैं सिवाय इस h के। अब मैंने लेट्स सी, मैंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरे डायग्राम को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और कंप्लीट ऐसे कर रहा हूँ कि मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब ये पूरा एक शेप बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमें नहीं पता, हो सकता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, मैंने तो कैसे ही कह दिया है, ठीक है। क्योंकि जब पता नहीं है तो अब हम कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ ये साइड जो है वो h के बराबर है, और ये वाली जो साइड है वो x के बराबर है, क्योंकि x अगर ये है x तो इसके सामने वाला भी x होगा। अच्छा अब अगर मैं ये इस पूरी डायग्राम की ये वाली साइड की बात करूं तो ये साइड होगी x+x+3, ठीक है। x+3 यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ और इधर जो है वो ये x है,
तो ये पूरी साइड होगी x प्लस 3 जो के बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 के। नाउ इसका जो ये आ गया वो 2x प्लस 3 आ गया। अब इसी के तरीके से अगर मैं ये देखूं कि ये वाली साइड मेरी क्या होगी, ये वाली मेरी साइड हो जाएगी 2x प्लस 5। मैंने दोनों स्क्वायर की साइड्स को प्लस कर लिया। अब अगर ये बात नोट करें कि इस सारी एरियाज को मैं प्लस करूं तो मैं ये पूरे एरिया के बराबर आएगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये पूरे रेक्टेंगल की जो बड़ा रेक्टेंगल मैंने बनाया है इसका एरिया फाइंड करूं तो इसका एरिया क्या होगा 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने शुरू में ये कहा था कि ये सवाल बिल्कुल भी जो है वो कैडेट के लेवल का नहीं है। अब ये जो एरिया है ये किसके बराबर आएगा, ये एरिया इस पूरे शेप के एरिया के भी बराबर आएगा, इस पूरे एरिया के शेप के बराबर भी आएगा, इस पूरे एरिया के शेप के बराबर भी, इसके भी और इन द लास्ट इसके भी। तो टोटल 6 मेरे पास एरियाज आ जाएंगे। सबसे छोटा एरिया से स्टार्ट कर रहा हूँ 1, तो 1 मैंने इंक्लूड कर दिया। इसी तरीके से मैंने दूसरा जो एरिया है वो इंक्लूड कर दिया एक्स स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। फिर मैंने इंक्लूड कर दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर, मैंने x प्लस 1 यहाँ पे होल स्क्वायर इंक्लूड कर दिया। सिमिलरली मैंने इसके अंदर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर x प्लस 3 होल स्क्वायर ऐड कर दिया। x प्लस 3 किसका एरिया है, सबसे बिगेस्ट स्क्वायर का एरिया। अब जब मैंने x प्लस 3 होल स्क्वायर ऐड किया, अब लास्ट मेरे पास एक एरिया बच गया, ये वाला रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, h मल्टीप्लाई बाय x होगा। लेंथ इसकी h है और ब्रेथ इसकी x है। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे पास h की वैल्यू क्या है। इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर है, देखें, 4x स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है 16x प्लस 15। और एक लास्ट चीज, जो राइट हैंड साइड है मैंने उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया है। उसका एरिया आता है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस hx प्लस 15। अब मैं एक बात यहाँ नोट करूं कि जो x स्क्वायर की टर्म है दोनों जगह सेम है। ठीक हो गया। नंबर जो है वो भी सेम है, कांस्टेंट वो भी सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, दोनों सेम है। अब अगर गौर से यहाँ देखें तो बच गया 12 और h, तो ये किसके बराबर होंगे, ये 16 के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों किसके कोएफिशिएंट्स हैं, x के कोएफिशिएंट्स हैं। यानी मेरे पास जो 12 प्लस h का आंसर आएगा वो हो जाएगा मेरे पास 16 के बराबर। और यहाँ से मुझे h की वैल्यू पता चलेगी और वो क्या होगी, C4 के बराबर होगी। तो दैट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया, और हम इसको कह देंगे ये बराबर हो जाएगा आपके पास। एट सी में टैब्स क्लोज करता हूँ, फिर इस पे यहाँ पर आकर टिक करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर सी इसका। हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं 4 पॉइंट प्रॉब्लम्स के, जल्दी से उनको भी खत्म करते हैं। इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉक्स ऑफ फ्रूट कंटेन्स ट्वाइस एज मैनी एप्पल्स एज पियर्स। अब देखें यहाँ ये कह रहे हैं कि एक बॉक्स ऑफ फ्रूट है जिसके अंदर ट्वाइस एप्पल्स हैं, पियर्स हैं। अब मेरे पास एक मैंने अजम्पशन कर ली, लेट्स से मैंने कह दिया कि उसके अंदर 60 एप्पल्स हैं तो 30 पियर्स होंगे। ठीक है, ट्वाइस एज मैनी एप्पल्स एज पियर्स, यानी कि एप्पल्स जो है वो पियर्स से ट्वाइस है। एप्पल मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल 60 है और पियर्स मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल 30 है। Christy and Lily divided them up so that Christy had twice as many pieces of fruits as Lily. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो
एप्पल्स और पियर्स लिली के पास होंगे और क्रिस्टी के पास होंगे, क्रिस्टी के पास डबल होंगे लिली से। यानी क्रिस्टी के पास टोटल कितने होंगे, अगर मेरी वाली एग्जांपल में 60 होंगे और लिली के पास होंगे 30। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्रिस्टी टुक एट लीस्ट वन पेयर। अब देखें जरूरी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज नोट करें कि 60 में से एप्पल्स और पियर्स कितने होंगे, सारे के सारे एप्पल्स जो होंगे वो क्रिस्टी के पास नहीं जाएंगे। इन्होंने ये कहा है कि ट्वाइस, ठीक है। ट्वाइस का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 40-20 में ब्रेक कर दूं, तो 40-20 में मैंने इसको ब्रेक इस वजह से किया कि जो क्रिस्टी के पास एप्पल्स होंगे, ठीक है, वो 40 होंगे और लिली के पास जो पियर्स होंगे वो होंगे 20, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टी के पास, सॉरी, लिली के पास जो एप्पल्स होंगे वो 20 होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ट्वाइस एज मैनी होने चाहिए, लाजमी बात है कि ट्वाइस होने चाहिए। यहाँ मैं अगर इसको ब्रेक करूं, पियर्स को ब्रेक करूं, तो 40 जो सॉरी 20 जो होंगे वो किसके पास होंगे, क्रिस्टी के पास होंगे, और 10 किसके पास होंगे, लिली के पास होंगे। सही है। यानी कि क्रिस्टी के पास एप्पल्स 40, लिली के पास एप्पल्स 20, क्रिस्टी के पास पियर्स 20 और लिली के पास पियर्स 10। क्रिस्टी टुक एटलीस्ट वन पेयर। सही है। अच्छा देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टी जो है वो एक से ज़्यादा ही पेयर ले। ऐसा हो सकता है कि ये ट्रू तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये लाजमी सी बात है ट्रू हो, ये ज़रूरी नहीं है। कि हो सकता है ऐसे कि 60 के 60 एप्पल्स कहाँ चले जाएं, क्रिस्टी के पास चले जाएं, ठीक है। तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, क्रिस्टी टुक ट्वाइस एज मैनी एप्पल्स एज पियर्स। अच्छा, ट्वाइस एप्पल्स एज पियर्स, अच्छा ये बात भी थोड़ी बहुत सही लग रही है हमारी एग्जाम्पल में। क्रिस्टी, अच्छा थर्ड क्या स्टेटमेंट है, क्रिस्टी टुक ट्वाइस एज मैनी एप्पल्स एज लिली, ठीक है, ये भी बात थोड़ी बहुत सही लग रही है हमारी वाली एग्जाम्पल में। क्रिस्टी टुक एज मैनी एप्पल्स एज लिली गॉट पियर्स, ठीक है, ये बिल्कुल बात गलत है कि अगर एप्पल्स जो है वो क्रिस्टी के पास जितने हैं वो लिली के पास उतने पियर्स हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट, क्रिस्टी टुक एज मैनी पियर्स एज लिली गॉट एप्पल्स, ठीक है। अब ये बात सबसे डेफिनेट है, चाहे यहाँ पर मेरा कोई भी सम हो, चाहे मैं यहाँ पे कोई भी चीज लिखूं, तो क्रिस्टी के पास हमेशा 20 एप्पल्स आएंगे और लिली के पास हमेशा सॉरी क्रिस्टी के पास हमेशा 20 पेयर्स आएंगे और लिली के पास हमेशा 20 एप्पल्स आएंगे। यानी कि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ अदर क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे। ये ई के साथ मैं इस वजह से जानना चाहूंगा क्योंकि ए बी सी और डी जाहिर सी बात नहीं है कि सही हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूं गलत हो जाएगा, लेकिन ये वाली बात ई जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा सही रहेगी। दैट मींस आई एम गोइंग विद ई। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जो सवाल है, अच्छा अब देखें क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि सवाल क्या कह रहा है, ठीक है जी। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 तरीके से जाने का रास्ता है। एक है अपहिल से जाने का रास्ता, 3 विलेजेस को जाने का रास्ता है। एक है अपहिल जाने का रास्ता, एक है अराउंड मिडलटन जाने का रास्ता, एक है डाउन एंड जाने का रास्ता, ठीक है। अब ये 3 रास्ते हैं। मैंने लेट से कह दिया कि ए जो बी से सी जाने का रास्ता है वो ए है, ठीक है। और इसी तरीके से ए और ए से सी जाने का रास्ता है वो बी है, और ए से बी जाने का रास्ता सी है। अब यहाँ पर इक्वेशन बना के हमें देखना पड़ेगा। देखें, उसने कहा कि अगर जब वो जा रहा है फॉर एग्जांपल डाउन एंड से अपहिल, अब डाउन एंड से अपहिल जा रहा है यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सी डिस्टेंस कवर किया। डाउन हैंड से अपहिल जा रहा है, सी डिस्टेंस कवर किया। फिर उसने अपहिल से कहाँ जा रहा है, वो मिडलटन जा रहा है, यानी उसने बी डिस्टेंस कवर किया, तो आ गया सी प्लस बी। अगर वो डायरेक्ट ए डिस्टेंस कवर करता, ठीक है, तो उसका जो आंसर आता वो 5 किलोमीटर क्या आता, तो उसका जो डिस्टेंस आता वो 5 किलोमीटर
ज़्यादा आता, यानी मैंने ये वाली इक्वेशन बना ली। इस तरीके से आपकी सारी इक्वेशंस बन जाएंगी। अब फिर इनको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4, 3 और 6। ठीक है, सारी इक्वेशंस बनाने के बाद एक में आपके पास 1 का डिफरेंस आ रहा है, एक के पास 7 में आ रहा है, एक में 5 में आ रहा है। सबको सॉल्व करेंगे, एक आएगा 4, एक आएगा 3, एक आएगा 6। अब सबसे लोएस्ट जो डिस्टेंस आ रहा है वो अपहिल से मिडलटन का आ रहा है, जो कि 3 किलोमीटर्स के बराबर है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, लोएस्ट, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 कहाँ है, सी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑन दैट नोट ये आज का जो सेशन होगा वो एंड हो जाएगा। कल इंशाल्लाह 5 पॉइंट प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। जज़ाकल्लाह।